में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ का ये तीसरा भाग है। 2 पार्ट आप शुरू में पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे, हमने पहले देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों का अध्ययन किया था। यहाँ पर केवल उत्तल दर्पण द्वारा केवल हम 2 स्थितियों का ही अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति है जब दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हुई है। आप देखिए, ये उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि इसकी धसी हुई सतह में हमने पॉलिश कर दिया है और जो ये परावर्तन की जो घटना हो रही है वो उभरी हुई सतह से हो रही है। तो यहाँ Mn एक उत्तल दर्पण है और एक वस्तु रखी हुई है A और B। ये अनंत पर, अनंत मतलब दूरी पर, ये अभी आपको दिख रही है लेकिन ये अनंत पर रखी हुई है। इससे चलने वाली ये 2 प्रकाश की किरणें, एक देखिए ये जा रही है, दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट रही है परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए। दूसरी किरण आ रही है, ये टकरा के लौट रही है। चूँकि ये किरण, ये जो दर्पण है ये किरणों को फैलाता है, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं इसको। तो ये टकरा के ये वापस लौट रही हैं और ये 2 किरणें, ये किरण और ये किरण आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम इन किरणों को जब पीछे मिलाते हैं, देखिए ये डैश डैश के द्वारा ये मिलाते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे फोकस में से होकर गुजर रही हैं। तो वास्तव में यहाँ मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहीं उस वस्तु का, उस बिंब का, बिंब माने वस्तु, जैसे AB ये वस्तु रखी हुई है, इसका यहाँ प्रतिबिंब बनता है। आप देखिए बिंदु आकार का बन रहा है, साइज में बहुत छोटा है, बिंदु आकार बोल सकते हैं। और कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे। और ये जो प्रतिबिंब का साइज है अभी समझाया हमने, वह छोटा होता है, बिंदु आकार का और सीधा बनता है और ये आभासी प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो दोनों स्थितियां हैं, पहली स्थिति और उसके बाद जो दूसरी स्थिति होगी, उसमें भी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ये दूसरी स्थिति, वस्तु रखी हुई है अनंत और दर्पण के ध्रुव, ये जो P है इसके बीच में रखी हुई है AB वस्तु। हर वस्तु से हम या बिंब से 2 प्रकाश की किरणों को निकालते हैं। ये देखिए, एक किरण ये जा रही है और टकराकर ये वापस लौट रही है। दूसरी किरण यहाँ जा रही है और ऐसा लगता है ये वक्रता केंद्र में से होकर गुजर रही है। जो किरण वक्रता केंद्र में से होकर गुजरती है वो उसी मार्ग से, बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये किरणें भी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इनको हम जब पीछे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर देखिए, ये दर्पण का ध्रुव और फोकस, इसके बीच ये किरणें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है आभासी। जो प्रतिबिंब पीछे बन रहे हैं दर्पण के वो आभासी बनेंगे ये, और ये सीधा बनता है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ध्रुव और F, मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण की हमने 2 स्थितियों का वर्णन किया और अवतल दर्पण में 6 स्थितियों का वर्णन किया। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। आप देखिए, यहाँ प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है कि जो वाहनों में साइड मिरर का उपयोग किया जाता है वो वास्तव में उत्तल दर्पण ही है। उससे प्रतिबिंब सीधा बनता है और उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा रहता है। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में और स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जो दर्पण है, जो हमने प्रतिबिंब बनाए, इनकी दूरी, इनकी लंबाई हम नापते हैं। तो नापने के लिए एक नई परिपाटी है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो उसका हम पालन करेंगे। तो उसके 3-4 बिंदु हैं
ये देखिए, जैसे ये एक अवतल दर्पण है, तो ये ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूरियां हैं वो ध्रुव से जिस दिशा में प्रकाश किरण आपतित होती है उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक और उसी दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इस प्रणाली को बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और हमेशा हम दूरियों को पी से नापेंगे। किससे नापेंगे? पी से नापेंगे। और ये मुख्य अक्ष है, तो वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं दर्पण के, यहाँ से, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। तो दूरियों को हम ध्रुव से नापेंगे। मूल इसके दाईं ओर नापी गई दूरियां, मतलब आगे बढ़ते जाइए, ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं ओर नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ जैसे अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी क्योंकि ये ध्रुव से हम बाईं ओर नाप रहे हैं। और मुख्य अक्ष है ये एक्स डेक्स और एक्स। तो ये मुख्य अक्ष पर यदि कोई वस्तु रखी गई है तो मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर जो दूरियां हम नापेंगे वो धनात्मक चिन्ह के द्वारा, और मुख्य अक्ष के नीचे अधिकतर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं तो इनको हम ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह और नीचे की ओर लंबवत नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह से हम प्रदर्शित करेंगे। तो हमें गणित हल करते समय दर्पण से संबंधित तो यह क्षमता, आवर्धन आदि ज्ञात करते समय हमें इनके चिन्हों को याद रखना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। ये देखिए, तो अब f क्या है? फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f। v प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, इसे हम v से प्रदर्शित करेंगे। और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु, बिंब माने वस्तु के बीच की दूरी। इनसे संबंधित गणित आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, इस प्रकार उनको हमें हल करते समय इन सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर आवर्धन। आवर्धन क्या है कि जब जो प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण में, तो दर्पण में हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं आवर्धन। इसको हम प्रदर्शित करेंगे m से। बिंब की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश है, तो जो आवर्धन होगा वो होगा m। इसका एक सूत्र है, आप देखिए, आवर्धन बराबर शुरू में लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश और बिंब की ऊंचाई h। इस प्रकार m बराबर h डैश बटे h। आवर्धन ये दूरियां हो गई, u बिंब दूरी हुई और v प्रतिबिंब दूरी भी है। आप ये देख रहे हो ना, ये सूत्र में, तो इसका संबंध ऊंचाई से भी है। तो आवर्धन का हम एक सूत्र और लिख सकते हैं, s डैश बटे h, ये तो ऊंचाई हो गया, और ये v बटे u, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु के बीच की दूरी है। अभी हमने पढ़ा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। अब प्रकाश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि पारदर्शी माध्यम में होता है। हम देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से सीधे न जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप यहाँ पर देखिए इस चित्र में, मान लो ये एक माध्यम है हवा और ये माध्यम है कांच। तो ये एक प्रकाश की किरण आ रही है PQ। अब यहाँ से माध्यम क्या हो गया? बदल गया। तो इस किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये किरण सीधे नहीं जाती है। ये जो अभिलंब है
तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। इसका क्या कारण है कि जो माध्यम है हवा कांच, तो कुछ माध्यम विरल होते हैं, कुछ सघन होते हैं। तो हवा और कांच में हवा विरल है और कांच सघन है, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये देखिए, चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। आपत्ति किरण, आपत्ति को आपतित किरण भी बोलते हैं, तो जी आपतित किरण और दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण, ये देखिए Q, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये N एंड डस, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखना, यहीं से अपतित किरण है, यहीं अभिलंब है और यहीं अपवर्तित किरण है। दूसरा नियम है कि यहाँ पर एक माध्यम में, ये हवा है तो ये अभिलंब और आपत्ति किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम I द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, यह है आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, गणित में पढ़ा है आपने, साइन ज्या होता है, साइन ज्या। तो ये जो आपतन लंब बटे कर्ण होता है, तो आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, ये R, देख रहे हैं ना, अपवर्तन कोण, इसकी ज्या में एक अनुपात होता है निश्चित। इस अनुपात को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है, इसको फिर से समझेंगे। एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब जो कोण है उसका लंब बटे कर्ण, यहाँ पे अपवर्तन कोण का लंब बटे कर्ण, ये ज्या कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम एक माध्यम के सापेक्ष, ये वाले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो हवा है और यहाँ कांच है, तो हवा के सापेक्ष कांच का क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। देखिए स्थिरांक n लाते हैं, साइन I बटे साइन R, इसको अपवर्तनांक कहते हैं, इस स्थिरांक को। और जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, केवल दूसरा, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में या टेस्ट में आता है स्नेल का नियम लिखिए, तो आप जब स्नेल का नियम लिखेंगी तो केवल दूसरा वाला लिखेंगी, पहला वाला नहीं। और जब अपवर्तन के नियम आएंगे तो आप दोनों नियमों को बताएंगे। तो इस प्रकार ये साइन I बटे साइन R, ये तो ये पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक में हम जो होता है, जो माध्यम होते हैं, ये घनत्व पर निर्भर करते हैं। घनत्व अधिक है तो सघन माध्यम, घनत्व कम है तो विरल माध्यम। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो घनत्व के कारण उसकी चाल में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो हम इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं, ये अपवर्तनांक। 2 1 का मतलब है माध्यम 2, 1 का मतलब है माध्यम 1। तो n2 1 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये बटे में है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। यदि मान लो हम पहले माध्यम में हवा हो या निर्वात हो, तो उस समय जो अपवर्तनांक होगा वो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक में हम पहले माध्यम में हवा ले लें या वायु ले लें, तो वायु के सापेक्ष यदि हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका सूत्र होगा n2 वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल, ये बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम क्या है, हवा, पानी, कांच, मिट्टी का तेल, ये सब माध्यम है। कुछ माध्यम विरल होते हैं और कुछ
सघन होते हैं, ये घनत्व पर निर्भर करते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। जैसे हवा से कांच, हवा विरल है, कांच सघन है। और उल्टा कर दीजिए आप, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है, जैसे कांच से हवा में जाते समय। अब हम यहाँ देखेंगे एक प्रैक्टिकल भी होता है, ये कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम ये कांच का एक आयताकार गुटका है ABCD, और इसमें ये हवा है, ये कांच है और फिर वापस से हवा है। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, ये अभिलंब की ओर झुक रही है। अब आप यहाँ देखेंगे ये भी M डैश एक अभिलंब है, और ये भी, अब ये कांच से कहाँ जा रही है, हवा में। तो ये अभिलंब से आप देखेंगे थोड़ा सा दूर हट गई, यहाँ अभिलंब की ओर झुक गई। इसका कारण क्या है, ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, और यहाँ सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। तो ये कोण PQN, ये आपतन कोण I, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। इसको आपको कॉपी में बनाना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। और फिर ये जो किरण बाहर निकल रही है इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। ये अभिलंब दो हो गए, यहाँ एक अभिलंब ये हो गया N डैश और दूसरा M डैश, और ये कांच है और ये हवा, ये सारे क्या हैं, माध्यम हैं।